हेलो एवरीवन, दिस इज सी एजन एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द कॉमर्स बेंच। तो हम लोग आ चुके हैं पार्ट 2 ऑफ आवर प्रीवियस लेक्चर जहां पर हमने स्टार्ट किए थे थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग के क्वेश्चंस। हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए थे, बस एक ये वाला जो क्वेश्चन था ये रह जाता था और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको नेक्स्ट लेक्चर के लिए छोड़ दिया। तो आप इसको करके ही जाना जरूर से, बिकॉज इसके आने के चांसेस रहते हैं। इतने सारे पार्ट्स नहीं आएंगे, लेकिन हाँ, जरूर कुछ ना कुछ आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन। तो पहले आप अपनी बुक में से सॉल्व कर लेना, ठीक है, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में से, एंड देन आप यहाँ पे आके मेरे साथ में सॉल्व करना। क्लियर? इसमें क्या करना है आपको, स्टेट द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन इन्वॉल्व इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। ये सारी लाइंस आपको पढ़नी है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई हुआ है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। द कैलिबर और क्वालिटी ऑफ द मैनेजमेंट टीम इज नॉट डिस्क्लोज इन द बैलेंस शीट। तो पहले आप खुद से सॉल्व कर लो, फिर यहाँ पर आकर देखना। तो ध्यान होगा आपको, हमने मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जो क्या कहता था कि कोई भी ट्रांजैक्शन को आप तभी रिकॉर्ड करोगे अपनी बुक्स में अगर वो मनी के टर्म्स में मेजरेबल है। तो डजेंट मैटर कितना भी इंपॉर्टेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट हो उसका, आप उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे अपनी बुक्स में अनलेस इट इज मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। एंड कैलिबर एंड या फिर क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट जो है, ये क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है। ये इसको आप मनी के टर्म से मेजर नहीं कर सकते, तो इसको हम नहीं रिकॉर्ड करते अपनी बुक्स में। और ये किसके कहे पे हम चल रहे हैं यहाँ पे, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर इज नॉट टेकन एज इनकम और सेल्स। तो ये मेरे रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट के कारण होता है, जो कि क्या बोलता है कि किसी भी रेवेन्यू को आपको रिकॉग्नाइज तभी करना है जब आप लीगली उसके लिए एलिजिबल हो गए, मतलब कि अब आपका राइट टू रिसीव एस्टैब्लिश हो चुका है, तभी आप उसको एज अपनी इनकम, एज योर रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हो। यानी कि सेल कर दिया हो, जब अपना पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया तभी आप उसको एज रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हो। ये कौन बोल रहा है? मेरा रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। टिल दैट टाइम आप उस एडवांस को एज एडवांस ही लिखो, अपनी रेवेन्यू मत मान लेना। ठीक है, तो जब गुड्स को सेल कर दोगे तभी आपका ये हक बनेगा कि आप उसे एज रेवेन्यू रिकॉर्ड करो। ठीक है, दैट इज योर रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। यहाँ पर अक्रूवल कॉन्सेप्ट से कंफ्यूज मत हो जाना। बात वो भी यही कहता है, लेकिन मैंने पहचाना कैसे कि यहाँ पे रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट ही लग रहा है स्पेसिफिकली, बिकॉज यहाँ पे स्पेसिफिक रेवेन्यू की बात हो रही है। तो अगर खास करके रेवेन्यू की बात हो रही है तो आप सिंपली ये लगाना, अक्रूवल कॉन्सेप्ट पे मत जाना, मतलब वहां से कंफ्यूज मत होना। ठीक है, चलो। असेट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट द कॉस्ट इनकर्ड फॉर एक्विजिशन ऑफ सच एसेट। तो ये कौन बोलता है? मेरा कॉस्ट कॉन्सेप्ट जो है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट या फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, अब कोई भी लिख कर आ सकते हो, दोनों लिख कर आ सकते हो। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट जो है वो मेरा बोलता है कि आपने जिस प्राइस पे खरीदा होगा किसी भी असेट को, उसी प्राइस पे आप रिकॉर्ड करो। मार्केट वैल्यू उस असेट की जो भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस टाइप के क्वेश्चन से क्या होता है ना, आपका पूरा पूरा कॉन्सेप्ट भी सारे रिवाइज होते रहते हैं एंड आपका क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाता है। ठीक, तो ये आने के चांसेस काफी हैं। फोर्थ क्वेश्चन, रेवेन्यू मस्ट बी recognized when it is realized and expenses are recognized when incurred। तो यहाँ पर ध्यान दो, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस दोनों की बात हो रही है और ये बोला जा रहा है कि कैश पेमेंट और रिसीट से कोई मतलब नहीं है। जब मैंने इनकम कमा ली तो मैं उसे रेवेन्यू मान सकती हूँ, एंड जब मैंने एक्सपेंसेस को इनकर कर लिया तो उसे एक्सपेंस मान सकती हूँ। कैश से कोई लेना देना नहीं है। तो ये मेरा अक्रूवल कॉन्सेप्ट होता है। अब समझ में आया होगा रेवेन्यू रिकॉग्निशन कब लिखना है, अक्रूवल कब लिखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। हाँ, फिफ्थ वाला, अ बिजनेस फॉर विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ओनर ऑफ द एंटिटी। ये तो बहुत ही इजी है। सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट वर्ड का इस्तेमाल ही बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में हुआ है कि ओनर से अलग है, जो एंटिटी बिजनेस एंटिटी बनी है वो ओनर से अलग है। तो दिस इज योर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट और सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्लियर? इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है ही नहीं। ओके, the assumption is made that the entity in question will remain in business for an indefinite period of time. Very easy, going concern concept है इसका आंसर। बिकॉज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बोलता ही यही है कि बिजनेस जो है मेरा, उसे मेरा शट डाउन करने का कोई भी प्लान नहीं है फ्यूचर में, और वो इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, जब तक कि मुझे फ्यूचर दिखाई पड़ रहा है तब तक कि मेरा बिजनेस चलता ही रहेगा, मेरा उसे क्लोज डाउन करने का कोई भी प्लान नहीं है। आप सोच रहे हो कि मैं ये पेन क्यों बदल रही हूँ, ताकि हौश पौश नहीं हो जाना है ना, मतलब आप कंफ्यूज नहीं हो जाओ, तो पेन डिफरेंट रहेगा तो आपको समझ आएगा इजीली। चलो सेवेंथ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द प्रोप्राइटर इज क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट। अब भाई सोचो,
बिजनेस को स्टार्ट किसने किया? ओनर ने स्टार्ट किया है बिजनेस को, प्रोप्राइटर ने स्टार्ट किया है, तो उसका अलग से एक अकाउंट बिजनेस में बनाने की क्या जरूरत है? उसने ही तो स्टार्ट किया है ना। लेकिन नहीं, ध्यान रखो कि उसका अलग से एक अकाउंट हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम उसको अलग मानते हैं अपने बिजनेस से, इसीलिए उसका एक अलग से अकाउंट क्रिएट होता है। और ये किसके कारण होता है? वेरी सिंपल, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के कारण। मतलब यहाँ पर इसने स्ट्रेट वे में नहीं पूछा जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा था कि इनको सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट किस वजह से मानते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया कि हमने आखिर प्रोप्राइटर का अलग से अकाउंट क्यों क्रिएट कर रखा है बिजनेस में? बिकॉज हम उसको अलग मानते हैं, इसलिए अलग अकाउंट क्रिएट कर रखा है। जस्ट लाइक एवरी अदर पार्टी दैट द बिजनेस इज डीलिंग विद, वी आर कंसिडरिंग द ओनर ऑल्सो एज अ सेपरेट एंटिटी। हेंस हमने कैपिटल अकाउंट उसका क्रिएट कर रखा है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द फर्म आर प्रिपेयर्ड एवरी ईयर ऑन 31st मार्च। हम हर साल 31st मार्च को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्यों बनाते हैं? बिकॉज ऑफ द अकाउंटिंग एंटिटी, सॉरी, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि हर एक बिजनेस की लाइफ जो है वो 12 मंथ्स में पूरी लाइफ को डिवाइड किया गया, ताकि हर 12 मंथ्स के एंड पे हम उसकी परफॉर्मेंस को देख सके, कैसा परफॉर्म किया उसने। एंड हेंस ये हमारे इंडिया में एटलीस्ट कैसे डिसाइड हुआ है, 1st April ऑफ एन ईयर टू 31st March ऑफ द नेक्स्ट ईयर तक हम एक अकाउंटिंग पीरियड मानते हैं। और ये कारण क्या है इसका? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। क्लियर? ओके। गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट टू रमेश, तो रमेश का अकाउंट डेबिट होता है एंड सेल्स का अकाउंट क्रेडिट होता है। यानी कि एक ही ट्रांजैक्शन है कि गुड्स सेल किए रमेश को, लेकिन एक अकाउंट डेबिट हो रहा है, एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। दिमाग पे जोर डालो, हमने बिल्कुल यही डेफिनेशन पढ़ी थी ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट की, कि एक ट्रांजैक्शन है और उसके दो असर हो रहे हैं, यानी कि दो जगह पर इक्वल इंपैक्ट आ रहा है, एक डेबिट हो रहा है, एक क्रेडिट हो रहा है। क्लियर? तो ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट इज योर आंसर। आई होप आपके सारे आंसर्स अब तक करेक्ट हो रहे होंगे, क्योंकि ये इजी है सबके साथ। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। सेल्स हैज बीन मेड इन द ईयर एंडेड 31st March 2018 बट द अमाउंट हैज नॉट बीन रियलाइज्ड। सेल मैंने कर दी थी फाइनेंशियल ईयर 17-18 में, अगर आप ध्यान दो तो ये फाइनेंशियल ईयर 17-18 रहा होगा। ठीक है, क्योंकि एंड कब हो रहा है? 31st March 2018 को। बट अमाउंट रियलाइज नहीं हुआ। मैंने अपनी सर्विस तो दे दिया, सेल्स तो कर दी, लेकिन अमाउंट नहीं मिला था, मुझे कैश नहीं मिला। तो रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज अर्न्ड इन द ईयर एंडेड 31st March 2018 ओनली। यानी कि इसी ईयर में मुझे अपनी रेवेन्यू फिर भी रिकॉग्नाइज कर लेनी चाहिए, इवन दो आई डिड नॉट गेट द मनी। तो ये मेरे को कौन सा कॉन्सेप्ट बोलता है? ये बोलता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली रेवेन्यू की बात हो रही है, इसीलिए मैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट ही लिखूंगी यहाँ पे। ठीक है, कि वही बोला है, रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करनी है? जब मैंने सेल कर दी हो तब रिकॉग्नाइज कर लो। ओके, नेक्स्ट। सेल इज रिकॉग्नाइज ऑन द बेसिस ऑफ कैश मेमो और इनवॉइस। कौन बोलता है ये कि कोई भी ट्रांजैक्शन, सेल ही क्या, कोई भी ट्रांजैक्शन को हम कैश मेमो, इनवॉइस, बिल या फिर किसी रिसीट, इन बेसिस पर ही क्यों रिकॉर्ड करते हैं? बिकॉज ऑफ द वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। राइट, ये क्या बोलता है मुझे कि किसी भी ट्रांजैक्शन को आपको किसी ना किसी वेरिफिएबल एविडेंस के बेसिस पर ही रिकॉर्ड करना चाहिए। हवाबाजी में बातें नहीं होंगी अकाउंटिंग में, और कुछ एविडेंस होना चाहिए उसका, बस। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। क्लोजिंग स्टॉक इज वैलिड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू। आपको राइट क्या होगा ये, क्योंकि काफी 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अलग अलग तरीके से पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट है जो आपसे थोड़ा सा नेगेटिव बात करता है। क्या बोलता है कि अगर आपका कोई भी लॉस एंटिसिपेटेड है तो उसको आप केयरफुली मेजर करो और रिकॉर्ड कर लो, उसकी अकाउंटिंग करो अपनी बुक्स में। वेयर एज अगर कोई एंटिसिपेटेड प्रॉफिट है तो उसको इग्नोर कर दो, जब तक कि वो रियलाइज नहीं होता आप उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे अपने बुक्स में, उसको इग्नोर कर दो। क्लियर? तो यही बात बोली हमारी प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट ने, और इसी चलते क्लोजिंग स्टॉक को हम लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं। इसको मैंने अच्छी तरीके से डिटेल में कॉन्सेप्ट में समझा रखा था, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जाकर चेकआउट कर लेना अगर नहीं देखा हो तो। ठीक, चलो। Harpreet has entered into an agreement whereby he will earn 10 lakh rupees for the services to be provided in the next year. 10 लाख रुपए इसी साल मिल जाएंगे, लेकिन नेक्स्ट ईयर में एक्चुअली वो अपनी जो भी सर्विस है वो प्रोवाइड करेगा। तो इनकम शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू इन द नेक्स्ट ईयर आफ्टर सर्विसेज हैव बीन प्रोवाइडेड। ये मुझे कौन सिखाता है? ये मुझे रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट सिखाता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि एडवांस मिल गया हो अभी से,
उसे रिकॉर्ड ज़रूर कर लो अपनी बुक्स में, लेकिन एज़ रेवेन्यू रिकॉग्नाइज़ कब करोगे? नेक्स्ट ईयर में जब सर्विस दे दोगे। जब आपका एक्चुअली हक बन जाएगा उसको एज़ रेवेन्यू रिकॉग्नाइज़ करने का, तभी रिकॉग्नाइज़ करो। ठीक? अच्छा, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी ये नहीं बोलता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट कि आपको अगर एडवांस रिसीव हुआ है, तो आप उसे रिकॉर्ड ही मत करो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलता ये। रिकॉर्ड करो लेकिन एज़ एडवांस ही रिकॉर्ड करो। उसको आप अभी रेवेन्यू नहीं बोल सकते, बस इतना बोलता है। ठीक है? ऐसा एक हमारा क्वेश्चन भी आया था, पिछले वाले पार्ट में मैंने ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किया था। अगर आपको देखना हो तो आप वहां से जाकर देख सकते हो। चलो, लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। परचेज ऑफ पेन इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। अब चाहे आप कितना सारा गट्ठर पेन्स का भी खरीद के रख लो, यार उसकी कॉस्ट कुछ बहुत ज्यादा तो होगी नहीं। ऑफिस की जो स्टेशनरी है, पेन ही क्यों, ऐसा ले लो, जो कैलकुलेटर वगैरह आप यूज करते हो, इरेजर्स यूज करते हो, या कोई भी वो जो पेपर्स होते हैं जिनको प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये सब क्या है? आपकी स्टेशनरी है। इन चीजों को हम एक्सपेंस मानते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कैलकुलेटर जो है वो कई सालों तक मेरे साथ में रहेगा, असेट हो सकता है वो, ये मेरे बिजनेस को फैसिलिटेट कर रहा है। आई एम गोइंग टू ट्रीट इट एज एन एक्सपेंस, बिकॉज उसकी कॉस्ट उतनी ज्यादा नहीं है कि मैं उसको एक अलग से असेट मानूं और उसका ट्रीटमेंट उस तरीके से करूं, क्योंकि जब आप किसी चीज को असेट मानते हो तो उसका ट्रीटमेंट काफी ज्यादा अलग तरीके से होता है, एडवांस तरीके से होता है। तो हम उसे एक्सपेंस ऑफ करे दे रहे हैं पेन के खरीद को, वी आर एक्सपेंसिंग इट ऑफ। तो इसका मतलब क्या है कि हम मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे हैं यहाँ पे। मतलब मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि आप किसी भी चीज को अलग से रिपोर्ट, मतलब अगर कर रहे हो तो उसकी सिग्निफिकेंस तो देख लो पहले, अगर इट इज सिग्निफिकेंट। पेन की कॉस्ट को दिखाना क्या बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है क्या? नहीं है। राइट? ये इससे इन्फ्लुएंस, इससे जो यूजर है उसका कुछ डिसीजन इन्फ्लुएंस हो जाएगा क्या? नहीं। इसीलिए हम उसको सिंपली एज एन एक्सपेंस मान लेंगे, उसमें इतना झंझट करेंगे ही नहीं कि उसको असेट मान लो। हाँ, अगर आपने कोई मशीन खरीद ली, कोई लैंड खरीद लिया, इस इन चीजों से यूजर का जो डिसीजन है वो इन्फ्लुएंस हो सकता है। पेन से क्या फर्क पड़ता है यार? पेन चाहे तुम जो 1000 खरीद लो बैठ के, उसकी कॉस्ट कितनी ही होगी। इट्स नॉट मटीरियल फॉर द बिजनेस एज सच, जनरली। ओके, बस। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन समाप्त होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप कर चुके थे पहले तो अभी रिवाइज हो चुका होगा आपको अच्छे से, एंड सारे कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो गए होंगे। ओके, तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। अगर आपको कुछ भी वैल्यू मिली हो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा ये वीडियो। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो जहां पर हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बाय।